हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं मुख्य सेविका के लिए टेस्ट सीरीज, जिसका नंबर है 2.12 और इसमें जो है टॉप 20 क्वेश्चन होंगे। और ये क्या है, गेस्ट पेपर है, अति संभावित प्रश्न है जिनके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। और सीरीज शुरू करने से पहले ये बता दूं आपको कि हम लोग का कोर्स जो है पूरा हो चुका है। आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मुख्य सेविका नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 180 वीडियो वाला प्लेलिस्ट में। और उसमें जो है चैप्टर बाय में टॉपिक बाय टॉपिक जो है आपको हर चीज़ पढ़ाने की कोशिश की गई है, घटना चक्र और यूथ पब्लिकेशन बुक की सहायता से। तो जाके ज़रूर वहाँ फ़ायदा उठाइए, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है इस टेस्ट सीरीज में क्या होंगे, मिश्रित प्रश्न होंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन कैसे किया जाता है? कानून द्वारा, समाज द्वारा, धर्म द्वारा या ऊपर के सभी द्वारा? तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि ऊपर के सभी द्वारा जो है समाज नियंत्रण का प्रतिपादन किया जाता है। देखिए, समाज की जो नियंत्रित होता है वो है कानून द्वारा होता है, यानी कि उसमें जेल, पुलिस, न्यायालय सब आता है। समाज यानी कि सामाजिक कुछ नैतिकता होती है, उसको इंसान फॉलो करता है। धार्मिक नैतिकता होती है, उसको इंसान फॉलो करता है। तो ये सब चीज़ जो है क्या करती हैं, सामाजिक नियंत्रण को प्रतिपादित करती हैं। इसके बाद में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। सामाजिक नियंत्रण का सामान्य धारणा यह है कि लोगों के समूह द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य करना सामाजिक नियंत्रण है। ठीक है, क्या है? लोगों के द्वारा स्वीकृत नियमों को के अनुसार आचरण करना क्या है? सामाजिक नियंत्रण है। प्रारंभ में सामाजिक नियंत्रण का अर्थ केवल दूसरे समूहों से अपने समूह की रक्षा करना, मुखिया के आदेशों का पालन करना मात्र था। ठीक है, लेकिन बाद में जो है ये बदला। बाद में धार्मिक नैतिक नियमों के अनुसार व्यवहार करने का सामाजिक नियंत्रण माना गया। किंतु वर्तमान के समय में सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य जो है संपूर्ण समाज व्यवस्था के नियम के लिए से लिया जाता है। ठीक है, वर्तमान में जो है सामाजिक नियंत्रण क्या है? संपूर्ण समाज व्यवस्था के नियम से लिया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक आदर्शों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करना है। ठीक है, तो समय समय पर जो है सामाजिक नियंत्रण के जो प्रतिमान थे वो बदलते गए, लेकिन फिलहाल जो क्या है उस अंतिम बिंदु में लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। लेवीरेट विवाह क्या है? लेवीरेट विवाह क्या है आपको बताना है। मृत पति के भाई से विवाह, ममेरा भाई या बहन से विवाह, बहन की बेटी से शादी या भाई की बेटी से शादी? तो उत्तर इसका हो जाएगा, यानी कि लेवीरेट जो शादी है, विवाह है, वो मृत पति के भाई से विवाह है। ठीक है, क्या है? मृत पति के भाई से विवाह है। यह जो है अक्सर कबीलाओं में परिचित है। ठीक है, चर्चित है, सॉरी, कबीलों में चर्चित है। इसमें क्या होता है, कोई इंसान मर जाता है तो उसकी बीवी को उसके भाई के साथ शादी करा दिया जाता है। कबीलों में बाह्य विवाह जो है वर्जित है, इसलिए जो है ऐसा वहाँ पे होता है। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। विवाह जिसमें दुल्हनें खरीदी जाती हैं। ठीक है, ऐसा विवाह, ठीक है, जिसमें क्या होती हैं, दुल्हनें खरीदी जाती हैं। पैशाच विवाह कहते हैं, दैव विवाह कहते हैं, असुर विवाह कहते हैं, राक्षस विवाह कहते हैं। सब विवाहों को जो है विवाह वाले चैप्टर में पढ़ा दिया गया है, आप लोग आगे जाके पढ़ सकते हैं। तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि असुर विवाह। ठीक है, असुर विवाह को का दर्जा दिया गया है किसको? जिस विवाह में दुल्हनों को खरीदा जाता है। तो इसको देख लेते हैं। जब कोई पुरुष यानी कि दुल्हा किसी स्त्री यानी कि दुल्हन या युवती को उसके पालन पोषण पर खर्च किए गए धन की वसूली के लिए उसके पिता द्वारा दी गई संपत्ति के से देकर ले जाता है, तो उसे असुर विवाह कहते हैं। यानी कि कोई पुरुष या दुल्हा जो है उसके पिता को धन इसलिए देता है कि आपने जो इसके पालन पोषण में खर्च किया है, या वो धन की मांग करता है उसको जो है दे देता है। तो ऐसे धन देने पे जो है क्या होता है, असुर विवाह कहता है। अगर धन दे के शादी करता है, यानी कि दुल्हन को खरीद के शादी करता है, तो उसको क्या कहते हैं? असुर विवाह कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं।
स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, स्त्रियों तथा कन्याओं के अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए, ऐसे अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पूरा मुख्य सेविका का काम है वो महिलाओं से और बच्चों से संबंधित है। तो ऐसे जो है अधिनियम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मैं वही प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनकी आने के जो है प्रबल चांस हैं, इसलिए जो है उसका नाम गेस्ट पेपर रखा गया है। 1955 में, 56 में, 58 में, 61 में तो उत्तर हो जाएगा बी। देखिए 1956 में जो है स्त्री तथा कन्याओं को अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम लाया गया था। यानी कि किसी भी स्त्री को या बच्चों को जो है खरीद के और उससे गलत काम करना, दुर्व्यवहार करना, ठीक है, क्या है इसमें वो कर दिया गया है, मतलब कि अनैतिक माना गया है और उसमें जो सजा के प्रावधान दिए गए हैं। अनैतिक दुर्व्यवहार निवारण अधिनियम 1955 यानी कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके अनुसार अनैतिक कामों के लिए स्त्री, पुरुष या बच्चों को खरीद व बिक्री करना अवैध दुर्व्यवहार, इमोरल ट्रैफिकिंग की श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। लिंगानुपात विषमता, लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है? ठीक है, देखिए बहुत ही कॉमन सेंस का प्रश्न है। ठीक है, आपने गांव में देखा होगा अक्सर, या अभी भी बहुत चर्चित है, धीरे धीरे ऐसा कम हो रहा है कि भोजन पकाना, घर की सफाई करना, स्वेटर को बुनना जो है ये अक्सर महिलाओं का काम है। लेकिन अध्यापन जो है कोई भी कर सकता है, महिला भी करती हैं सामान्यतः और पुरुष भी दोनों करते हैं। तो ये जो है लिंग अनुपात विषमता से जो है ये क्या नहीं है, इसका संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कॉमन सेंस का प्रश्न था। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ है? ठीक है, भारत में जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, देखिए जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी और ये इंडिया ही ऐसा देश है जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है विश्व में पहली बार लेके आया था, विश्व में पहली बार 1950 में, 52 में, 54 में, 57 में, तो उत्तर जगह भी नहीं कि 1952 में जो है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ये भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन, राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है 1952 में शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है किस वर्ष हुआ? 88 में, 92 में, 2003 में या 86 में? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 1992 में जो है क्या हुआ था, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या इसमें, भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, जो महिला आयोग है ये, और जो है कब पारित किया गया था? 1990 में, लेकिन इसको जो है गठित कब किया गया था? 31 जनवरी 1992 को। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। ठीक है, ये क्या ऐसा क्या है ऐसा कि कोई महिला शिकायत करती है तो या स्वतः संज्ञान ले लेती हैं। ठीक है, स्वतः संज्ञान लेती हैं, अगर देखती हैं कहीं पर अत्याचार हो रहा है तो वहाँ पे जो है स्वतः संज्ञान ले लेती है ये आयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या है? भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या है बताना है आपको। आर्थिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है या प्राकृतिक का उत्तर हो जाएगा। यानी कि भ्रष्टाचार का जो मुख्य रूप से संबंध है वो है आर्थिक रूप से। ठीक है, यदि कोई प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी सेक्टर हो, कोई भी जो है अधिकारी या कर्मचारी चाहे जो भी हो, देखिए भ्रष्टाचार बहुत तरीके से होते हैं। अपने पद का फायदा उठाता है गलत तरीके से, अनैतिक तरीके से, तो क्या हो जाएगा, वह जो है भ्रष्टाचार में आता है। भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है? सत्ता के दुरुपयोग या दुरुपयोग का कार्य, विशेष रूप से सरकार में उनके द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए, धन के या पक्ष के लिए। ठीक है, सरकार में रह रहे हो या प्राइवेट सेक्टर के लोग भी ऐसा करते हैं। ठीक है, अपने जो है किसी रिश्तेदार को या अपने जो है किसी विशेष आवश्यकता के पूर्ति के लिए धन की उगाही करते हैं, तो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। भारत में अनियंत्रित जनसंख्या के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं?
अनियंत्रित जनसंख्या के लिए उत्तरदायी, अनियंत्रित जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? बाल विवाह, विवाह की अनिवार्यता, पुत्र प्राप्ति से को अधिक महत्व देना है, ऊपर के सभी। उत्तर हो जाएगा डी यानी कि ऊपर के सभी जो है क्या है? अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के क्या है? उत्तरदायी कारक हैं। बाल विवाह, बचपन में शादी कर देना, बचपन में शादी कर देंगे, बच्चा जो है अपने परिवार में जो क्या जानता है, बच्चा पैदा होते जाएंगे। विवाह की अनिवार्यता, कोई विवाह नहीं भी करना चाहता है तो भी जो है जबरदस्ती विवाह कराई जाती है। पुत्र प्राप्ति की अधिक महत्व, 2-3 लड़कियां हो गई फिर भी पुत्र की इच्छा में 2-4 और पैदा कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है क्या है? अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के उत्तरदायी कारक हैं। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है। सामाजिक नियंत्रण को करने के लिए कौन सा क्या प्रयोग किया जाता है? औपचारिक नियम और कानून द्वारा, ठीक है। औपचारिक नियम और कानून का प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक नियम और कानून का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक नियम, अनौपचारिक नियम और कानून का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा सी यानी कि औपचारिक नियम भी, अनौपचारिक नियम भी और कानून सबका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? सामाजिक नियंत्रण को करने के लिए। आपने पहले क्वेश्चन में देख लिया होगा, कानून का प्रयोग किया जाता है, सामाजिक नियमों का प्रयोग किया जाता है, सांस्कृतिक नियमों का प्रयोग किया जाता है, धार्मिक नियमों का प्रयोग किया जाता है। समाज को कंट्रोल करने के लिए सब कुछ प्रयोग किया जाता है और ये जो है बहुत जरूरी है। केवल कानून से आप चाहेंगे कि किसी को नियंत्रित कर लें तो ये असंभव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। डिप्थीरिया का परिणाम क्या है? डिप्थीरिया का परिणाम क्या होता है? बेसिली के कारण भूरी झिल्ली बन जाती है, हृदय और गुर्दे पर प्रभाव डालता है, टॉक्सिन से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और अंततः पक्षाघात रहता है। यानी कि पक्षाघात का मतलब होता है लकवा, पैरालिसिस, ठीक है। तो देखिए जो डिप्थीरिया है उसमें सब कुछ आता है। डी पॉइंट हमारा जो है सही है। ये तीनों जो है डिप्थीरिया के क्या है? लक्षण है। इसको ध्यान से आपको फिर से पढ़ लेना है। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है किस वर्ष में लागू हुआ? 1929 में, 55 में, 1995 में या 2001 में? उत्तर जाएगा यानी कि 1929 में जो है बाल विवाह निरोधक अधिनियम लागू हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो है कुछ और जान लीजिए इस प्रश्न के बारे में। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। लड़कियों की विवाह की आयु जो है 14 वर्ष कर दी गई इसमें 1929 में, और लड़कों की जो है 18 वर्ष कर दी गई, जिसको बाद में बढ़ाकर जो है लड़कियों की उम्र जो है 18 वर्ष कर दी गई और लड़कों की उम्र कितने कर दी गई? 21 वर्ष कर दी गई। तो ये सब जो है 1929 के बारे में जान लीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। समाज पर दहेज प्रथा का प्रभाव है। समाज में जो दहेज प्रथा है उसका मुख्य रूप से क्या कुप्रभाव है? क्या कुप्रभाव पड़ता है? सुमेल विवाह नहीं, दहेज से सुमेल विवाह हुआ होता नहीं है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। नैतिकता आती है तो अनैतिक है ही है दहेज प्रथा। स्त्रियों की उच्च स्थिति नहीं भाई, स्त्रियों की उच्च स्थिति रहती तो दहेज को देना पड़ता। ऋणग्रस्तता आती है, ठीक है, ऋणग्रस्तता आती है इसमें। लड़की का जो पिता है यानी कि दुल्हन का पिता जो है कैसे भी करके धन का जो इकट्ठा करता है, ऋण की बोझ दब जाता है, 2-10 साल जो है ऋण में दबा रहता है। तो दहेज प्रथा का मुख्य जो कुप्रभाव क्या है वो है ऋणग्रस्तता। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है? ठीक है, कृमि हाथी पांव का मतलब होता है फाइलेरियासिस। फाइलेरिया में क्या होता है? पैर का जो आकार है वो हाथी की तरह हो जाता है। फीता कृमि, गोल वर्म, फाइलेरियम वर्म या हुक वर्म। तो उत्तर हो जाएगा सी यानी कि फाइलेरियम वर्म के कारण जो है क्या होता है? हाथी पांव होता है। थोड़ी थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि में सर्वव्यापी वेक्टर क्यूलेक्स क्वीन के फैसियाटस, ठीक है, ये क्या है? मच्छर का नाम है क्यूलेक्स क्वीन के फैसियाटस द्वारा प्रसारित उचेरियम बेनक्राफ्टी 99.4% का योगदान देने वाले सबसे प्रमुख संक्रमण रहा है, ठीक है। तो इसको आपको याद कर लेना है। ये वर्म है वेचूरिया बेनक्राफ्टी, ठीक है। बाकी जो है ये क्या है? ये आपका वाहक है क्यूलेक्स क्वीन कैफेसियाटस, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। क्विनिन जो है मलेरिया की एक आम दवा है। क्विनिन क्या है? एक मलेरिया की आम दवा है। किस वृक्ष की छाल से जो है बनाया जाता है? किस वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है क्विनिन को? बीच की पेड़ से, कुनैन के पेड़ से, अशोक से या मैपल से? उत्तर हो जाएगा बी यानी कि कुनैन की वृक्ष से जो है क्विनिन दवा बनाई जाती है। और यह क्या होता है? मलेरिया की जो है
मलेरिया को खत्म करने में शरीर से काम में आता है ये दवा। तो मलेरिया का दुर्वात एक वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है। देखिए बहुत ही फेमस प्रश्न है, प्रोटोजोआ द्वारा होता है, ध्यान रखिए, ना वायरस से होता है ना बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। बार बार इसको हम बता चुके हैं। मलेरिया में परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। क्या है? कौन है? मादा एनोफिलीज मच्छर है। इसके काटने पर मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके बहुगुणित होते हैं, बहुगुणित बढ़ते जाते हैं, जिससे रक्तहीनता एनीमिया के लक्षण उभरते हैं। ठीक है, मलेरिया में क्या होती है? रक्तहीनता आती है, ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या होता है? चक्कर आना, सांस फूलना, द्रुत नाड़ी इत्यादि जो है उसमें होता है। इसके अलावा अवशिष्ट लक्षण जैसे बुखार, सर्दी, उकाई और जुकाम जैसी अनुभूति भी देखे जाते हैं। गंभीर मामलों में मरीज मूर्छा में हो जाता है और मृत्यु भी हो सकती है। अगर मामला गंभीर हो जाता है तो मृत्यु भी हो सकती है मलेरिया में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। पित्त टीका है, पित्त का टीका है, पित्त ज्वर का टीका कौन सा है? पित्त ज्वर एक होता है, इसको येलो फीवर भी कहते हैं, येलो फीवर भी कहते हैं, ध्यान रखना है पित्त ज्वर को। साल्क टीका, 17D टीका, CCEEV टीका या PREV टीका? उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 17D टीका जो है किसका टीका है? जो पित्त ज्वर का या येलो फीवर का। ठीक है, येलो फीवर का या पित्त ज्वर का जो है टीका है 17D टीका। देखिए पित्त ज्वर क्या है या येलो फीवर एक संक्रामक तथा तीव्र रोग है जो सहसा आरंभ होता है। सहसा माने एक बार आरंभ होता है, जिसमें ज्वर, वमन यानी उल्टी, मंद नाड़ी, मूत्र में एल्बुमिन की उपस्थिति, रक्तस्राव तथा पीलिया के लक्षण होते हैं। ठीक है, इस रोग का कारक जो है एक सूक्ष्म विषाणु होता है। कौन सा होता है? सूक्ष्म विषाणु होता है, जिसका संवहन ईडियस इजिप्टियाइस यानी कि सिटीगोमिया फेसियाटा जाति के मच्छर द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई है। जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है वो दी गई है फ्राइड द्वारा, एरिक्सन द्वारा, पियाजे द्वारा या बंडुरा द्वारा? तो उत्तर हो जाएगा यानी कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो है एडमंड फ्राइड द्वारा है। ठीक है, पूरा नाम क्या है इनका? एडमंड फ्राइड द्वारा जो है दी गई है साइकोसेक्सुअल थ्योरी, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिगमंड फ्राइड जो है ऑस्ट्रिया के क्या थे? तंत्रिका विज्ञानी थे, यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट थे तथा मनोविश्लेषण के संस्थापक थे। ठीक है, सिगमंड फ्राइड जो है ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। बाद में भाग के लंदन चले गए थे, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी जब ये नाजियों का विद्रोह हुआ था। हिटलर ने जब अटैक किया था उनके देश पे। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध, ठीक है, यौन विरोध की भावना पाई जाती है? देखिए सामाजिक विकास में जो है यौन विरोध की भावना, यौन विरोध क्या होता है? यानी कि लड़की जो है लड़कों को विरोध करेंगे और लड़का जो है लड़कियों को विरोध करेंगे। तो किस अवस्था में पाया जाता है? शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में? उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि उत्तर की बाल्यावस्था में जो है पाया जाता है। देखिए बाल्यावस्था जो होती है 6 से लेकर 12 वर्ष तक होती है, 6 से लेकर 12 वर्ष तक होती है, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था जो है 8 से लेकर 12 वर्ष होती है। ठीक है, तो 8 से लेकर जो 12 वर्ष का उम्र होता है इसमें यौन विरोध पाया जाता है। ठीक है, यानी कि दूसरे सेक्स के प्रति विरोधात्मक भावना पाई जाती है। और जो 8 से 12 वर्ष का उम्र है, ठीक है, जो 8 से 12 वर्ष का उम्र है, इसमें जो है क्या बनाने का होता है? अपने सेम सेक्स में ग्रुप बनाने का। ठीक है, ग्रुप बनाने का बहुत ही शौक होता है। इतना दोस्ती गहरी होती है कि लोग जो है बच्चे जो है एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। नवजात शिशु में कौन सी इंद्रियां सबसे कम विकसित होती हैं? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नवजात शिशु में कौन सी इंद्रियां सबसे कम विकसित होती हैं, ध्यान रखना है आपको। देखना, सुनना, स्पर्श, सूंघना। उत्तर हो जाएगा इसका डी, यानी कि सूंघना जो है क्या होता है? सबसे कम विकसित होता है। किनमें? नवजात शिशुओं में सूंघना जो है सबसे कम विकसित होता है। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं और आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। बच्चों के दौरान वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? ठीक है, देखिए अमीनो अम्ल से क्या बनता है? अमीनो अम्ल से बनता है प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन।
और प्रोटीन जो है वृद्धि में बहुत सहायक होते हैं बच्चों के, ठीक है। तो वृद्धि के दौरान अमीनो अम्ल में की आवश्यकता क्यों पड़ती है बताइए? कौन सा अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है किसमें? बच्चों में। लाइसिन, थ्रेओनीन, हिस्टाडीन या वेलाइन उत्तर हो जाएगा, यानी कि बच्चों में जो है वृद्धि के लिए हिस्टाडीन जो है अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये रहे आज के पूरे 20 क्वेश्चन। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जाना नहीं है, गुरुदक्षिणा देके जाना है। वीडियो को जो है सब्सक्राइब करिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।